दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे वुड के घोषणा पत्र की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र, इसको वुड डिस्पैच भी बोला जाता है। वुड डिस्पैच 1854। पिछले हम चर्चा कर चुके हैं 1813 के चार्टर एक्ट की, फिर उसके बाद 33 के चार्टर एक्ट की। इसी प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रत्येक 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट निकालती थी। इस बार 1953 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में शैक्षणिक कार्यों के लिए, जो उनके उन्नयन के लिए, प्रसार के लिए कंपनी से ये कहा है कि जो भारत में शैक्षिक कार्य हैं उनको और अधिक दशा प्रदान की जाए। तो इसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के रूप में वुड का चुनाव किया गया, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स वुड का। तो जो चार्ल्स वुड थे कंपनी के चेयरमैन, चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड को ये क्या थे, कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। इनको ये दायित्व सौंपा गया कि आप देखें, और इन्हीं ने शिक्षा की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। तो इन्हीं के नाम पर बाद में इसको वुड डिस्पैच का नाम दे दिया गया। तो अब ये दो चीजें यहां से क्लियर हो गई हैं कि वुड का जो चेयरमैन कौन था, अध्यक्ष कौन था, वो चार्ल्स वुड थे। कब आया था, तो ये सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कई बार कि वुड डिस्पैच कब आया था, वुड का घोषणा पत्र कब लागू हुआ था। तो 1854 में। इसका अध्यक्ष क्या था, तो अध्यक्ष इसके नाम में ही छुपा है कि वुड, पूरा नाम था चार्ल्स वुड। अब इसकी नियुक्ति कब हुई, कब से ये लागू हुआ, तो 19 जुलाई 1854 को। ठीक है, तो ये 19 जुलाई 1854 को, 19 जुलाई 1854 को। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है सीधी सीधी डेट की, किस तिथि को लागू हुआ था, कब आया था, तो 19 जुलाई 1854 को। अब इसमें यह है कि भाई टोटल आर्टिकल कितने थे, तो जो टोटल आर्टिकल है वो 100 थे। कुल आर्टिकल है, कुल अनुच्छेद कितने थे, तो कुल अनुच्छेद वो थे 100। कुल अनुच्छेद 100 थे। अब कुछ इसने कार्य किए थे, उन कार्यों को देखें। सबसे पहले जो कार्य ये था इसका कि शिक्षा का प्रशासन और वित्त के संदर्भ में इसने अपने सजेशन दिए, सुझाव दिए। तो शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, शिक्षा का प्रशासन और वित्त, शिक्षा के प्रशासन और वित्त के संदर्भ में वुड डिस्पैच का ने जो शिक्षा का उत्तरदायित्व वो कंपनी पर सीधा सीधा डाल दिया कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है, शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर, कंपनी अर्थात सरकार पर। पहली बात यह है कि भारत में शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण रूप से डाल दिया गया। दूसरा क्या है इसी में,
जो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। ये सीधा सीधा इसलिए लिख रहे हैं कि हिंदी ट्रांसलेशन में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है पूछने में, तो यहां से अगर आप सीधा ये लिखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन आपको हमेशा सही मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। और जो तीसरा सुझाव था वो सहायता अनुदान प्रणाली का था। सहायता अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली या तंत्र या व्यवस्था, सहायता अनुदान प्रणाली का। अब इसमें ये मुख्यतः ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत किसने की है, तो सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत वुड डिस्पैच 1854 में की गई। अब इसमें यह देखना है कि भाई सहायता अनुदान प्रणाली किसकी किसकी है, तो इसमें देसी, और देसी में दो चीजें हो गई, एक संस्कृत से संबंधित, दूसरी अरबी और फारसी। अरबी और फारसी, अरबी और फारसी, तो ये होगी। साथ ही साथ इसने क्या है कि जो मिशनरीज एजुकेशन थी उनको भी, ठीक है, तो इसके साथ ही साथ क्या हो गया, जो मिशनरी, ठीक है, शिक्षा थी उसको भी, मिशनरी शिक्षा को भी इसने सहायता अनुदान की शुरुआत की। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीनों को, देशी जो शिक्षा की पाठशालाएं थी उनमें संस्कृत पाठशालाएं, अरबी और फारसी की पाठशालाएं, और तीसरी जो मिशनरी पाठशालाएं थी उन तीनों को इसने शिक्षा की सिफारिश की। अब इसमें बात आती है कि भाई दूसरा पॉइंट ये इसमें मुख्य बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शिक्षा, शिक्षा का संगठन क्या होगा, शिक्षा का संगठन, शिक्षा का संगठन। वुड डिस्पैच ने पहली बार भारत में शिक्षा के व्यवस्थित संगठन की बात की, व्यवस्थित संगठन की बात की, और कहा कि जो शिक्षा का संगठन है वो व्यवस्थित किया जाए। और वो व्यवस्थित कितने कि 4 स्तरों में शिक्षा का संगठन है, वो 4 स्तरों में, ठीक है, 4 स्तरों में। अब 4 स्तर कैसे हैं उनको देखने, तो सबसे पहले इन्होंने बात की प्राथमिक की, कि जो पहला स्तर है हमारा वो होगा प्राथमिक का, प्राथमिक, ठीक है। फिर प्राथमिक के बाद इन्होंने बात की कि भाई मिडिल, मिडिल उस समय 8वीं को कहा जाता था, या तो हम लिख लें यहाँ पे मिडिल, मिडिल ये शब्द सीधा सीधा पूछा जाता है मिडिल, और इसको अगर आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में 8वीं भी लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या है, मिडिल के बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, और हाई स्कूल के बाद इन्होंने बात की कॉलेज की, ठीक है। तो ये 4 स्तर इसमें जुड़ गए। अब फिर उसके बाद जो बात चली थी बाद में, फिर ये कहा गया था कि भाई लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जाए, लेकिन ये 4 स्तर इन्होंने प्रमुख कहे थे कि भाई प्राथमिक, ठीक है, हाई स्कूल और कॉलेज के साथ ही इसने विश्वविद्यालयों की बात की थी, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की भी बात की थी। तो ये क्रम था। तो अब यहां से ये चीज स्पष्ट हो गई कि भाई पहले प्राथमिक, फिर मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा के 4 स्तरों की स्थापना या क्रमबद्ध शिक्षा के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किसके आधार पर की गई, किसकी संस्तुति के आधार पर की गई, तो ये जो संस्तुति है वुड डिस्पैच 1854 की थी। अब बात करेंगे आगे की शिक्षा का पाठ्यक्रम, करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पाठ्यक्रम।
शिक्षा का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या था भाई, इसको भी अब देखते हैं कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में क्या बात थी। तो पाठ्यक्रम में वुड डिस्पैच ने जो एक विवाद चल रहा था प्राच्य और पाश्चात्य का, उसने क्या है कि उसको एक तरीके से उसका पूरा सॉल्यूशन दे दिया कि ना भाई प्राच्य रहेगा ना पाश्चात्य रहेगा, दोनों को स्थान दे दिया। ठीक है, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों को स्थान दिया, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों को स्थान दिया। प्राच्य साहित्य को भी और पाश्चात्य साहित्य दोनों को स्थान दिया। लेकिन थोड़ी सी इसने यहां पर जो झुकाव या अपना जो इंट्रैक्शन दिखाया वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की ओर दिखाया, कि इसने कहा कि जो विशेष ज्ञान रहेगा या जो विशेष स्थान रहेगा, विशेष बात होगी, वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को इसने विशेष स्थान दिया। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष महत्व या विशेष स्थान। भारतीय समर्थकों में आगे चलकर राजा राममोहन राय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रबल समर्थक के रूप में उभरते हैं। उन्होंने बहुत जोर दिया कि नहीं नहीं, हमको अंग्रेजी या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जरूर सीखना चाहिए। एक किसने जो बात की कि मैकाले ने या मैकाले मिनट में इस बात की चर्चा की थी कि जो धार्मिक शिक्षा की तटस्थता की बात की गई थी, इसने उसमें क्या है कि थोड़ा उदारता की बात कर दी कि धार्मिक शिक्षा को सीमित छूट दे दी। धार्मिक शिक्षा को सीमित छूट, धार्मिक शिक्षा को सीमित छूट, या यूं कह सकते हैं कि इसने धार्मिक शिक्षा के प्रति उदारता दिखाई। सीमित छूट या धार्मिक शिक्षा के प्रति उदारता। उदारता इसलिए बरती गई कि उस समय जो मिशनरीज थी, ठीक है, वो भारत में बहुत बढ़ चढ़ के कार्य कर रही थी। यदि यहाँ पे तटस्थ ये हो जाता तो मिशनरियों का काम बहुत ही दुष्कर हो जाता। तो उस कार्य को संपादित करने के लिए क्या है कि लिबरल रहा धर्म के प्रति, कि भाई जब हम लिबरल रहेंगे, सहिष्णु रहेंगे, तो जब हम प्राच्य को नहीं रोक रहे हैं तो वो लोग पाश्चात्य को क्यों रोकेंगे। ठीक है, तो यहां से ये बात निकल के चली कि नहीं नहीं, जो धार्मिक शिक्षा है उसकी सीमित छूट होगी। अब आगे बात जो चलती है वो है शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों और शिक्षण विधियों के संदर्भ में दो चीजें हैं, एक है प्राथमिक और एक है उच्च। तो सबसे पहले हम देख ले भाई प्राथमिक में क्या है और उच्च में क्या है। तो जो प्राथमिक में देसी प्लस विदेशी, या यूं कह सकते हैं कि देसी प्लस मिशनरीज, देसी प्लस मिशनरीज या अंग्रेजी, ठीक है, दोनों को स्थान दिया जाए कि नहीं, ये दोनों, ठीक है। प्राथमिक में देसी प्लस मिशनरीज, और मिशनरीज के स्थान पे आप यूं भी कह सकते हैं कि मिशनरीज को जो शिक्षा थी वो अंग्रेजी में थी, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजी। जो शिक्षण विधियां हैं वो प्राथमिक में देसी में भी, देसी का मतलब है कि जो देसी भाषाएं हैं, संस्कृत है, आपकी अरबी है, फारसी है, तो दो यहाँ पे हो गई, आप तीन, ठीक। देसी में आप संस्कृत को ले सकते हैं, संस्कृत प्लस अरबी प्लस फारसी, और जो विदेशी या मिशनरीज है वहां पर उसने अंग्रेजी की वकालत की, जबरदस्त वकालत की, वे नहीं भाई ये दोनों, ठीक है। तो प्राथमिक में एक तरीके से आप तीन भाषाएं देख सकते हैं, संस्कृत देख सकते हैं, अरबी और फारसी, और प्लस चौथी अंग्रेजी, ये जो पाश्चात्य है उसके लिए। लेकिन उच्च में इसने कहा कि उच्च शिक्षा में जो शिक्षण विधियां होगी या माध्यम होगा उच्च शिक्षा का, वो केवल अंग्रेजी होगा। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को वरीयता दी, अंग्रेजी,
उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को, कि केवल अंग्रेजी रहेगी, केवल अंग्रेजी को वरीयता दे। तो ये शिक्षण विधियों की बात हो गई। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं तो उनको देखना है, आगे बात और क्या क्या है वो देखते हैं। आगे बात आएगी कि भाई जो शिक्षण संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान, तो शिक्षण संस्थान के संदर्भ में क्या है भाई, शिक्षण संस्थान, तो इसने फिर वकालत की कि भाई शिक्षण जो संस्थान है वो क्रमबद्ध होने चाहिए। क्रमबद्ध की बात हो ही चुकी आगे। तो क्रमबद्ध शिक्षण संस्थानों की, वुड डिस्पैच ने क्रमबद्ध शिक्षण संस्थानों की वकालत की। तो अगली जो हमारे यहां पॉइंट बनेगा, क्रमबद्ध नहीं, पहले हम शिक्षण बिंदु डाल लें, शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान में इसने कहा कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तो विभिन्न स्तरों से आशा है कि क्रमबद्ध, ठीक है, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना, विभिन्न स्तरों पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। तो विभिन्न स्तरों पर क्या है कि भाई फिर वही प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, ठीक इस तरीके से स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा इसने कहा है कि व्यावसायिक स्कूलों की या विद्यालयों की भी स्थापना की जानी चाहिए। व्यावसायिक स्कूलों की या विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। और ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में जब से ब्रिटिश शिक्षा का आगमन हुआ तब से ये पहली बार है कि व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना के लिए किसी ने वकालत की है, तो वो है वुड डिस्पैच 1854 कि व्यावसायिक स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही साथ इसने कहा कि जो विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जानी चाहिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसने सजेशन दिया कि लंदन विश्वविद्यालय को आधार मानकर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। उस समय लंदन विश्वविद्यालय शिक्षा का एक मॉडल के रूप में कार्य कर रहा था पूरे यूरोप में और पूरे विश्व में, यूं कहा जा सकता है कि सबसे जो रोल मॉडल अदा कर रहा था शिक्षा के क्षेत्र में वो था लंदन विश्वविद्यालय। और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे इसने ये कहा कि कम से कम जो 3 जगह या 3 केंद्रों पर इसकी स्थापना की जानी चाहिए। तो वो आपके हो गए, एक तत्कालीन कलकत्ता, अभी वर्तमान में कोलकाता, तो हम ये लिख सकते हैं कोलकाता। दूसरा उस समय मुंबई, वर्तमान में उस समय बंबई, वर्तमान में मुंबई, या ये भी कह सकते हैं कलकत्ता मुंबई। उस समय मद्रास कहा जाता था, आज की वर्तमान डेट में चेन्नई कहा जाता है। ठीक है, तो कलकत्ता, बंबई, मद्रास या कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वर्तमान में। अब एक प्रश्न, वो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1857 में बाद में जब इनकी स्थापना हुई वुड डिस्पैच के अंतर्गत, तो उनकी स्थापना का क्रम क्या रहा है। ठीक, इन तीनों की जो स्थापना हुई थी बाद में इसके सजेशन के आधार पर, सुझाव के आधार पर ये हुई थी 1857 में, 1857 में। तो इनकी स्थापना का क्रम पूछा जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो हम थोड़ा सा अगर मैथ की सहायता लें तो अगर आप देखिए एक वर्ड आप याद रखेंगे, वो रखेंगे न्यूज का। ये मान लीजिए न्यूज, NEWS। अब N को अगर हम कोड करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, तो N से आशा होगा हमारा न्यू, नया। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है ईस्ट। ठीक है, तो जो सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो ईस्ट में हुई थी, यहां
और ईस्ट का मतलब हो गया कोलकाता। फिर दूसरा ये कह रहा है कि वेस्ट, इसके अपोजिट ये हुआ आपका वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ यह मुंबई में हुई थी, ये आपका वेस्ट। फिर ये कह रहा है साउथ, ठीक, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये आपका, यहाँ ये साउथ हो गया आपका। तो इस तरीके से क्रम पूछता है। क्रम आपका यही है कि सबसे पहले आपकी, ठीक है, ईस्ट में स्थापना हुई, फिर वेस्ट में स्थापना हुई, फिर साउथ में स्थापना हुई, और यही आपको क्रम मिला है कि एन को हमने डिकोड किया न्यू से, ई को ईस्ट से, डब्ल्यू को वेस्ट से, और एस को साउथ से। और वैसे अगर इधर से आप चलेंगे तो ये देखिए आपको इस तरीके से नीचे आता जा रहा है, सबसे पहले ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर साउथ, ठीक, क्रमबद्ध एकदम। ऐसा नहीं कि पहले यहाँ कर इसकी स्थापना हो गई फिर इसकी, नहीं, पहले इसकी स्थापना हुई, फिर इसके बाद मध्य में आ गए, यहाँ वेस्ट में, ठीक, फिर ये आपके साउथ में आ गए। तो ये क्रम पूछा जाता सीधा सीधा कि कोलकाता, बंबई और चेन्नई विश्वविद्यालयों की स्थापना का क्रम क्या था। तो क्रम यही है। और स्थापना वर्ष पूछा जाता है कि स्थापना वर्ष क्या था, तो स्थापना वर्ष था 1857। अब बात यह आती है कि भाई कि विश्वविद्यालयों में क्या क्या होगा, विश्वविद्यालयों में क्या क्या होगा और किसकी किसकी स्थापना की जाए, किसका किसका गठन किया जाए। तो इसने ये कहा कि विश्वविद्यालयों में सीनेट की स्थापना की जाए, विश्वविद्यालयों में सीनेट की स्थापना की जाए, सीनेट का गठन, सीनेट का गठन। चलो भाई सीनेट का गठन किया जाए। और क्या किया जाए, इसने कहा कि कुलपतियों और जो प्राध्यापक हैं उनका नियुक्ति किया जाए, उनका गठन किया जाए, कुलपतियों और प्राध्यापकों का गठन किया जाए, प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए, अपॉइंटमेंट किए जाए, नियुक्ति की जाए। और क्या किया जाए कि महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाए, महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाए, महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाए, उनको एफिलिएशन दिया जाए। और क्या किया जाए, उन पर नियंत्रण रखा जाए कि उनके ऊपर विश्वविद्यालयों के माध्यम से नियंत्रण रखा जाए। और क्या किया जाए कि भाई उनकी परीक्षाएं विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाए, परीक्षाएं हो गई। और क्या है कि परीक्षा जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद प्रमाण पत्र, परीक्षाओं के बदले में उनको प्रमाण पत्र दिए जाएं, डिग्री दिए जाएं, ठीक है, प्रमाण पत्र दिए जाएं। तो इस तरीके से ये रहा कि भाई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए और विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन किया जाए, कुलपतियों और प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए और महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाए, उनका नियंत्रण किया जाए, उनको परीक्षाएं ली जाए, और साथ ही जब जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको प्रमाण पत्र दिए जाए, डिग्री दिए जाए। अब बात आती है कि इसके अलावा और क्या क्या है। कुछ बात इस जैसे मास एजुकेशन के संदर्भ में क्या बात है भाई, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी इसने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मास एजुकेशन की, कि मास एजुकेशन या जन शिक्षा की बात क्या रही है, ठीक है। तो मास एजुकेशन, मास एजुकेशन या जन शिक्षा, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम इसमें एक जन शिक्षा की, कि जन शिक्षा, मास एजुकेशन। तो जन शिक्षा के संदर्भ में सबसे पहले क्या है कि इसने जो निस्यंदन का सिद्धांत था उसको बिल्कुल अलग कर दिया, उसको अस्वीकृत कर दिया, कि निस्यंदन या छिनाई के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया, रिजेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी। निस्यंदन, ठीक, निस्यंदन सिद्धांत का अस्वीकृत करना, ठीक, निस्यंदन सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। और क्या कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि की जाए। बहुत अच्छा है कि भाई जन शिक्षा तभी बढ़ेगी कि जब प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि की जाए। तो प्राथमिक और माध्यमिक
विद्यालयों में वृद्धि की जाए, माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि की जाए, इनको इंक्रीजमेंट किया जाए, विद्यालयों में वृद्धि की जाए। और क्या किया जाए कि जो गरीब छात्र हैं उनको छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, स्कॉलरशिप प्रदान की जाए, गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। ये भी है कि भाई जिन जिन लोगों के पास धन नहीं है उनको क्या है, छात्रवृत्तियां दी जाए। आज भी भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, या जो प्रदेशीय सरकार है उनके द्वारा, प्रांतीय सरकारों के द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। और क्या किया जाए कि जन शिक्षा प्रसार के लिए, जन शिक्षा के प्रसार के लिए जो देशी पाठशालाएं हैं, ठीक है, उनका प्रसार किया जाए। जन शिक्षा प्रसार के लिए देशी पाठशालाओं का प्रसार। साथ ही साथ क्या है कि जो मिशनरीज, ठीक है, हैं उनका भी प्रसार किया जाए। तो मिशनरी पाठशालाओं का भी प्रसार किया जाए, जो मिशनरी से संबंधित है उनका भी प्रसार किया जाए। दूसरा ये क्या है कि भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए। ये भी पहला है कि भाई भारतीय भाषाओं का यदि विकास होगा तो जनसंख्या, जो जन शिक्षा है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए, भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए। तो ये पहली बार हो रहा है। देख, जो कंपनी की शिक्षा व्यवस्था है उसमें पहली बार हो रहा है कि भाई किसी भी देश की जो पूरी व्यवस्था है लॉर्ड मैकाले ने लागू किया था, या विलियम बेंकेट के द्वारा स्थापित किया गया था कि नहीं भाई, जो केवल शिक्षा है उच्च वर्ग को दी जाए, निम्न वर्ग के पास धीमे धीमे करके आती रहेगी, निम्न वर्ग धीमे धीमे करके शिक्षित होता रहेगा। तो उस चीज को यहाँ पर वुड डिस्पैच में केवल सीधा सीधा अस्वीकृत कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके प्रत्युत्तर में ये कहा गया कि भाई जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उनको वृद्धि की जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही साथ क्या है कि जो छात्र या जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जो ऐसे अभिभावक जो अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो ऐसे छात्रों को क्या है, छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। जनसंख्या के प्रसार के लिए, जो जन शिक्षा है, मास एजुकेशन के प्रसार के लिए इसने कहा कि साथ ही साथ जो आपकी देसी पाठशालाएं उनको बढ़ाओ, और उसके साथ ही साथ जो मिशनरीज पाठशालाएं हैं उनको भी बढ़ाओ, और भारतीय जो भाषा है उनका विकास करो। अब इसी में एक बात आती है जो है कि वह स्त्री शिक्षा की, ठीक है, वीमेन एजुकेशन की, स्त्री शिक्षा की, कि स्त्री शिक्षा पर भी इसने अपना काम किया, बात कही स्त्री शिक्षा। तो इन्होंने कहा कि बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाए, बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाए, बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाए, बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, कि बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान की किसने शुरुआत की, तो वुड डिस्पैच 1854 ने की। अब और क्या होना चाहिए कि बालिका विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, बालिका विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अमीर व्यक्ति हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, अमीर व्यक्तियों को या अमीरों को आगे आना चाहिए, अमीरों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई आप आइए, आप इस चीज को अपने कंधों पे उठाइए, जिससे यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। और इसमें क्या बात है, क्योंकि उस समय क्या है कि देश में
मुस्लिम शासन रहा था, उसके बाद अंग्रेज आए तो इसने मुस्लिमों की बात की, मुस्लिम शिक्षा की बात की, मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा के लिए इसने कहा कि उनके लिए स्पेशल या विशेष स्कूल खोले जाएं, ठीक है, मुसलमानों के लिए, मुसलमान छात्रों के लिए, ठीक है, विशेष स्कूल खोले जाएं, स्पेशल स्कूल, ठीक, विशेष स्कूल खोले जाएं। और क्या किया जाए कि जो मुस्लिम शिक्षा के लिए स्कूल खोले, विशेष स्कूल खोले जाए, तो इसमें क्या है कि अमीरों को, जो मुस्लिम अमीर है उनको आगे आना चाहिए, साथ ही साथ क्या है कि मुस्लिम बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करना चाहिए, ठीक है, मुस्लिम बच्चों को या मुस्लिम छात्रों को स्कूलों की तरफ आकर्षित करना चाहिए, स्कूलों की तरफ आकर्षित करना चाहिए, स्कूलों की तरफ आकर्षित करना चाहिए। तो आकर्षित करने का यही एक बड़ी सिद्धांत है कि उनको आप जो एक मतलब सीमित इसमें धर्म की बात की गई थी, उनको थोड़ी सी मुस्लिम शिक्षा की बात दो, उनको आप स्कॉलरशिप दो, ठीक है। तो इस तरीके से मुस्लिम शिक्षा को आप प्रसार कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि भाई जो शिक्षण, जो शिक्षण है, मान टीचिंग है, उसकी बात क्या है, तो बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, टीचर एजुकेशन की, कि टीचर एजुकेशन के संदर्भ में क्या है सुझाव दिए, टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के संदर्भ में। तो इसने कहा बुड्ढे सेबेस्टियन ने कि इंग्लैंड में जो शिक्षण संस्थान है उनकी व्यवस्था के अनुसार भारत में भी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाए, ठीक है। तो यहां पे हम नोट कर सकते हैं इंग्लैंड की भांति यहां पर भी शिक्षक स्कूलों को, ठीक, शिक्षक स्कूल या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को स्थापित किया जाए। और क्या बात की कि जो ट्रेनिंग की अलग अलग व्यवस्था की जाए, ट्रेनिंग की या प्रशिक्षण की अलग अलग व्यवस्था की जाए, प्रशिक्षण की अलग अलग व्यवस्था की जाए। इसको थोड़ा सा समझना है कि अलग अलग व्यवस्था से आशय क्या है कि अलग अलग व्यवस्था की जाए। तो इसका आशय ये है कि जो प्राथमिक के लिए अलग, ठीक, प्राथमिक के लिए अलग, फिर उसके बाद मिडिल के लिए अलग, और हाई स्कूल के लिए अलग, हाई स्कूल के लिए अलग, और कॉलेज के लिए अलग, अलग अलग इनके लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए इनके लिए। और क्या हो सकता है कि भाई कि जो ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, प्रशिक्षण के दौरान, ये बहुत अच्छा बिंदु है, प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए, स्कॉलरशिप प्रदान की जाए, प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्तियां, प्रशिक्षण के दौरान छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं या दी जाएं। जैसे वर्तमान में जो क्रम अभी चल रहा है कि इंटर्नशिप के दौरान कुछ न कुछ उनको दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर एजुकेशन की बात की गई। अब ये तो एक तरीके से अगर देखें तो पहली बार किसी भी मतलब शिक्षा की नीति है उसमें इतने विस्तार से शिक्षा के बारे में बात की गई। तो इसी से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने अपने अपने कोट किए हैं वुड डिस्पैच के संदर्भ में। तो जो बसु महोदय हैं, बसु, ठीक है, बसु ने कहा कि जो वुड डिस्पैच है, वुड का घोषणा पत्र है, वो भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। तो इन्होंने कहा कि जो वुड डिस्पैच है वो भारतीय शिक्षा का शिलालेख। अब इसके अलावा जेम्स ने, ठीक है,
जेम्स ने कहा कि वुड डिस्पैच इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्ट है। ठीक है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा है। कुछ और लोगों ने कहा कि आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का नींव है, कि वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव है या नींव का पत्थर है। दूसरा इसने क्या जो काम किया है भारतीय शिक्षा के लिए, कि उस समय मिशनरीज जो थे या मिशनरीज जो पाठशालाएं थी, मिशनरीज जो संस्थाएं थी, उनके प्रभुत्व को वुड डिस्पैच ने समाप्त कर दिया। तो यहां पे लिख सकते हैं कि मिशनरियों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। प्रभुत्व को समाप्त, वुड डिस्पैच ने मिशनरियों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से देखते हैं कि वुड डिस्पैच ने भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें प्रारंभ से लेकर अंतिम छोर तक, या मतलब उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक बात की कि भैया नहीं, प्राथमिक में भी सुधार किया जाए, मिडिल में भी किया जाए, हाई स्कूल में भी किया जाए और कॉलेज में भी किया जाए, और हर जगह उसने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। इसीलिए भारतीय शिक्षा के संदर्भ में वुड डिस्पैच का बहुत ही योगदान है। दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।